हेलो स्टूडेंट्स, बिरनाल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज मैं जैसा कि बताया था कि मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के क्लासेस को स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 11 सेट्स। क्लास 11 सेट्स को स्टार्ट करूंगा जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में है। इस तरह से मैं कंटिन्यूअस हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए भी सारे क्वेश्चन को कराते जाऊंगा। तो सेट्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सेट्स होते क्या है, कैसे कैसे करना है। तो उसके पहले हम लोगों को बहुत कुछ जानने होंगे। बच्चे लोग अभी भी 11th में आ जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होता है, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि उसको यूज हम लोग को यहाँ पर करना है। तो उसके पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग वो सब समझेंगे कि उसको क्या करते हैं और उस नेचुरल नंबर को हम लोग किस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करते हैं कि हम लोग को सेट्स में उसका यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं नेचुरल नंबर, ये आपको पता है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक आते हैं होल नंबर। मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि आप लोग 11th क्लास में आ गए। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W से रिप्रेजेंट करते हैं तो होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफिनाइट, ये हमारा होते हैं होल नंबर। नेक्स्ट हम लोग का जो है इंटीजर। इंटीजर को I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर को कैसे से रिप्रेजेंट किया जाता है? I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीजर जो स्टार्ट होते हैं वो आपके होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये होते हैं आपके इंटीजर्स जो आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग के बाद इंटीजर्स के बाद आएंगे रैशनल नंबर। इंटीजर्स के बाद आएंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप बेसिकली जानते हो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस रैशनल नंबर को आप लोग जानते हो कि P by Q के फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जिसमें Q का वैल्यू 0 नहीं होता है। Q का वैल्यू 0 नहीं होगा, इस फॉर्म में रैशनल नंबर को लिखा जाता है। और एक चीज होते हैं इसमें कि P एंड Q क्या होते हैं? इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स, ये होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर है तो एग्जांपल्स में क्या डालिएगा? 1/4 5/6 7/8 4/7 6/8। तो ये सब आपके हो गए रैशनल नंबर के एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रैशनल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Q से, क्योंकि सेट्स में अगर ये सारे सिंबल्स मिलेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ये है क्या चीज, नहीं तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये सिंबल्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो आपको पता है कि जनरली जब इसको रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो इरेशनल नंबर को Q डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, कैन नॉट बी रिटन in the form of P by Q, cannot be written in the form of P by Q. Example: √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, √10 एक्सेट्रा। ये सब आपके इरेशनल नंबर हो गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे कि सर √2 को तो हमने √2/1 लिख सकते हैं, ये तो रैशनल नंबर हो गया। ऐसा नहीं होता पॉसिबिलिटीज। ऐसा इसलिए है कि जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि √2 को आप डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट कीजिएगा 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो फिर इसको आप P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। उस तरह को ही हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 541/4 को हम रेशनल बोले, तो इसको आप डेसिमल में चेंज कीजिए। इसको अगर आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो कितने आएंगे? 0.25। 0 पॉइंट कितने आएंगे? 25। 0.25 0 8 एंड 0.25 आएंगे। तो क्या हम लोग 0.25 को फिर हम लोग P by Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, इसलिए इसको रैशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर में आपका याद रखिएगा, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि √2 को हम लोग जब 1.414 जब डिवाइड करके लिखते हैं तो इसको हम लोग फिर P by Q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इसलिए इरेशनल नंबर का एक और चीज बोला गया है कि इरेशनल नंबर
irrational number can be both नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आए, एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीटेशन भी ना हो। अगर रिपीटेशन हो गया तो फिर तो वो रैशनल हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 0.3333, तो 0.3 के ऊपर बार, तो ये आपको कन्वर्ट करने आता होगा, इसको हम लोग पी बाई क्यू को फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो आप जानते हो, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये सब रैशनल नंबर होते हैं, ये आपके इरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल है कि पाई इज आल्सो एन इरैशनल नंबर, पाई इज आल्सो एन इरैशनल नंबर, ये सब आप लोग पढ़ के अभी आए होंगे 10th में, ठीक है। इसके बाद आ गए, अब इसके बाद हम लोग आइए एक और नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली क्या है कि जितने भी नंबर अभी तक आप पढ़े हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर में। जितने भी नंबर है वो सब रियल नंबर है, जितने भी नंबर है वो सब रियल नंबर है। तो रियल नंबर को बेसिकली हम लोग लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इधर आपका 0 है तो इधर आपका पॉजिटिव होता है और इधर आपका नेगेटिव होता है, मतलब इधर हम लोग पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं और इधर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम लोग रियल नंबर को नेचुरल लाइन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इधर आपका पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। तो यानी कि इनफिनाइट रियल नंबर्स हम लोगों के बनते, किसी भी कोई भी दो नंबर के बीच में देखिए बहुत सारा रियल नंबर होगा, बहुत सारा रियल नंबर आपके अंदर में आएंगे। 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होंगे, 0.1, 0.2, 0.1111, 0.222222, 0.999999, तो वहां तक आपके रियल नंबर आते हैं। तो ये होते हैं रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, ये चीज देख लीजिए। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से किया जाता है। एक बात यहां से याद रखिएगा कि ऑल रैशनल नंबर आर को रियल नंबर, और इरेशनल नंबर आर को रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ऑल होल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, ऑल इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, सब सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहे कि रियल नंबर कैन बी, तो रियल नंबर कैन बी नहीं, रियल नंबर कैन बी रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर एक्सेट्रा, ठीक है, सब होंगे। ये बात याद रखिएगा। रियल नंबर को हम लोग सारा नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं रियल नंबर के बाद। अब ये सब टॉपिक आपको पता हो जाना चाहिए कि ये क्या होते हैं। अब हम लोग का बेसिकली जो स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा सेट्स। क्या होगा, सेट्स स्टार्ट होगा। तो सेट्स स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम लोग को सेट्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या होते हैं सेट्स। सेट्स क्या है, अ कलेक्शन of well-defined object is known as sets. A collection of well-defined object is known as sets. Collection of well-defined object is known as sets. तो ये well-defined object का मतलब क्या होता है और कलेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखे हैं फर्स्ट फाइव इवन नंबर। जैसे हम लोग मान लीजिए लिखें कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखे हैं तो ये हो गया कलेक्शन। किसके कलेक्शन हो गए, इवन नंबर के कलेक्शन हो गए। किसके कलेक्शन हो गए, इवन नंबर के कलेक्शन हो गए, तो इसी को बोला जाता है कलेक्शन, ठीक है। बहुत सारी चीज आप कलेक्ट करके लाते हो तो वो हो गया आपका कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, अब यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट 5 इवन नंबर बोला जा रहा है, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर मतलब क्या, हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 इवन नंबर तो यही होता है 2, 4, 6, 8 और 10। ये कभी चेंज होगा क्या, नहीं चेंज हो सकता है। अगर हम बोल दें कि 10 से 12 के बीच में इवन नंबर लिखिए, तो 10 से 12 के बीच में इवन नंबर लिखिए, तो 10 से 12 के बीच में इवन नंबर क्या आएंगे, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये हो गया 10 से 12 के बीच में इवन नंबर। 10 से 12 के बीच में तो क्या ये चेंज होंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए ये सबको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। और एक चीज बोला जाए तो वॉवेल्स लिखिए, तो वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं। तो क्या ये चेंज होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये वॉवेल्स चेंज नहीं होंगे, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मींस यही होता है कि जो आपका होगा ही होगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी को वेल डिफाइंड बोला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा इसी से रिलेटेड मिलेगा, कौन इसमें वेल डिफाइंड है, कौन इसमें नॉन वेल डिफाइंड है, यानी कौन का किसका सेट्स बना पाएंगे, किसका सेट्स नहीं बना पाएंगे।
तो एक बात हमेशा बात में याद रखिए कि जो भी वेल डिफाइंड होंगे उसी के सेट्स को हम लोग बना पाएंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे उसके सेट्स नहीं बनेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, जो भी वेल डिफाइंड होंगे उसी के सेट्स हम लोग बना पाएंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे उसका सेट्स नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि उसका सेट्स इसलिए नहीं बन पाएगा कि उसके अंदर में क्या क्या चीज आएंगे वो तो पता ही नहीं रहेगा। जो वेल डिफाइंड नहीं है उसके अंदर में क्या क्या चीज आएंगे वो आपको पता नहीं रहेंगे, इसलिए उसके सेट्स नहीं बना पाएंगे। जैसे नॉट वेल डिफाइंड का, नॉन वेल डिफाइंड का हम लोग बता देते हैं। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड में हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आप लोग के क्लास में 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो हम बोलेंगे कि आप उसमें से बताइए कि उसमें कितने इंटेलिजेंट पर्सन है, कितने इंटेलिजेंट है। आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो वो सब हो गए नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल्स देते हैं कि जैसे बताइए कि इंडियन में कौन सा बेस्ट प्लेयर है, कौन सा बेस्ट प्लेयर है। तो कौन बेस्ट प्लेयर है इंडियन टीम में वो भी आप नहीं बता पाइएगा। कोई भी बहुत सारे बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं, तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो वो सबको हम लोग सेट्स में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मजा भी आ रहा होगा कि कैसे ये सब बहुत बढ़िया बेसिक चीज से बता रहे हैं। यही होते हैं हमारे सेट्स, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग एग्जांपल है कि हम लोग सेट्स को सिंबॉलिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए कुछ सिंबल बनाया गया है कि कैसे हम लोग इसका कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, देखिए सिंबल्स ऑफ सेट्स, सिंबल्स ऑफ सेट्स, सिंबल्स ऑफ सेट्स, सिंबल्स ऑफ सेट्स। तो सिंबल्स ऑफ सेट्स में हम लोग दो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, दो कर्ली ब्रैकेट, यही ब्रैकेट लगेगा, इसके अलावा और कोई ब्रैकेट नहीं लगाइएगा। ये भी नहीं लगाइएगा, ये ब्रैकेट भी नहीं लगाइएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। ये सारे ब्रैकेट नहीं लगेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है। तो कोई भी सेट्स को वेल डिफाइंड में हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेट्स के सिंबल को याद करके ये सब सेट्स के सिंबल्स को हम लोग इस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग का सेट्स का सिंबल्स को रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लिखे हम 1 2 3 4 5, ये नंबर है। तो ये नंबर है, यानी कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। आपको मैंने अभी बताया कि ये नेचुरल नंबर कैटेगरी में आते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए लिखेंगे एक ए, ये एक डिनोशन है। यहाँ ए की जगह आप यहाँ एन भी लिख सकते हो, क्योंकि एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एन भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ए इज इक्वल्स टू मेक अ कर्ली ब्रैकेट, एंड पुट दिस ऑल द एलिमेंट्स इनटू दिस ब्रैकेट, एंड पुट ऑल द एलिमेंट्स इनटू दिस ब्रैकेट, देन दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, देन दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम लोग जैसे मान लीजिए कि लिखा जाए a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट a e i o u, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब एक चीज यहां से पता चलता है कि ये सेट्स तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर की चीजों को क्या बोला जाता है, इसके अंदर की चीजों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। इसके अंदर की चीजों को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इसके अंदर की चीजों को एलिमेंट्स बोला जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तो मैंने तरीका बता दिया कि सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट्स को और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरली सेट्स को दो फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म, सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म, सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म, सेट्स can be represent in two form, sets can be represent in two ways, two form या two ways। फर्स्ट आपका होता है रोस्टर फॉर्म, ROST या रोस्टर फॉर्म, या इसको एक और नाम बोला गया है टेबुलर फॉर्म, या इसको एक और नाम क्या बोला गया है, टेबुलर फॉर्म। फिर आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग नाम सुनकर के अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कुछ दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको हम दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया है दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, तो दोनों फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिए कि जो रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म में जो आपका रोस्टर फॉर्म होता है ROST या रोस्टर फॉर्म में हम लोगों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, एलिमेंट्स उसमें आपको दिखने चाहिए, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब उसके अंदर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको दिखना है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको एलिमेंट्स शो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखे a इज इक्वल्स टू ये, तो ये हो गए आपके रोस्टर फॉर्म, ये आपके हो गए रोस्टर फॉर्म, तो a इज इक्वल्स टू ये आपके हो गए रोस्टर फॉर्म। इसमें आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको एलिमेंट्स दिखने चाहिए। अब इसमें मान लीजिए कि सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों का एलिमेंट्स नहीं दिखता है,
आर नॉट प्रेजेंट, एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। लैंग्वेज में लिखने का अनुसंधान क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी को लिखना है, मान लो इसी को हमको सेट बिल्डर में लिखना है, तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। ए का तो ए ही रहेगा, ए का ए ही रहेगा। अब हम लोग को क्या करेंगे, एक सफिक्स मानेंगे एक्स, क्या मानेंगे, एक सफिक्स एक्स मानेंगे, एक्स लिखेंगे एक्स, फिर यहां लिखेंगे सच डैट, इसका मतलब क्या होता है सच डैट, इसका मतलब क्या होता है सच डैट। अब इस एक्स सच डैट के बाद जरूर नहीं है कि आप एक्स लिखिए, आप कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल एन, स्मॉल ए, स्मॉल बी, आप कुछ भी ले सकते हो। एक्स सच दैट मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको बुक में ज्यादातर एक्स ही मिलेंगे, इसलिए मैं इसी को रिप्रेजेंट करके बना रहा हूं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, अब ये क्या है, इस सबको एक्स मान लिए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक्स मान लिए हैं, ये सारे एलिमेंट्स को क्या मान लिए, एक्स। ये एक्स लिखने का मतलब क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबको हम लोग क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। अब ये एक्स है क्या, तो ये x आपको पता चल रहा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू सेट बिल्डर में x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वेल डिफाइंड बनाना है सेट बिल्डर में। तो वेल डिफाइंड मतलब क्या है कि यहां सिर्फ 5 ही तक लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे, लेस देन 5 और इक्वल टू 5, लेस देन 5 और इक्वल टू 5, या अप टू 5, या लिख सकते हैं अप टू 5, अप टू 5, अप टू 5, यही हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेट बिल्डर मेथड, ये क्या हो गया, सेट बिल्डर मेथड, ये हो गया आपके सेट बिल्डर मेथड। जैसे एक बार और मैं बता दे रहा हूं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, a इज इक्वल टू, इस फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स लिखा रहेगा वो आपका रोस्टर फॉर्म होगा, वो आपका क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। मैंने इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर मेथड में लिखने का तरीका बताया कि सेट बिल्डर मेथड में एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि ये a है एज इट इज a इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट वैसा ही रहेंगे, लेकिन हम लोग ये सारे एलिमेंट्स को क्या मान लेंगे, x। आप कुछ भी मान सकते हो, a b c कुछ भी मान सकते हो, मैंने ये सारे एलिमेंट्स को क्या मान लिया, x मान लिया, x मान लिया। उसके बाद आपका एक सिंबल लगेगा सच दैट, इसका मतलब क्या होता है सच दैट, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है सच दैट। अब ये x है क्या, ये x है क्या, मैंने आपको बताया कि ये x एक नेचुरल नंबर है, क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है। तो ये एक नेचुरल नंबर है, तो मैंने लिख दिया x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, लेकिन कहां तक लिखा हुआ है, 5 तक लिखा हुआ है, कहां तक लिखा हुआ है, 5 तक, इसलिए मैंने लिख दिया अप टू 5। इसको एक और तरीका से लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू x such that x is a natural number, x is a natural number, x is a natural number less than or equal to 5, मतलब 5 से कम है और 5 के बराबर भी है, 5 से कम है और 5 के बराबर भी है। तो इस तरह से एक बार लिख लिए। इसको और एक तरह से लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट बार में बताऊंगा कि इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि ये होता क्या है, तो रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से एलिमेंट्स, तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म को लिखा जाता है और इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा जाता है। अब मैं चलिए आपको सिखाता हूं आगे कैसे हम लोग को बनाना है। जैसे मैंने एक दे दिया एग्जाम्पल, write all the roster form in set builder form, write all the roster form in set builder form, मतलब आपको जितने भी रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, फिर a इज इक्वल्स टू A E I O U, फिर मैं दे रहा हूं A इज इक्वल्स टू, B भी दे सकता हूं, B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, फिर मैं दे रहा हूं C इज इक्वल्स टू 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। इस तरह से मैंने दे दिया रैशनल फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं रोस्टर फॉर्म में, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में करने का तरीका क्या है कि आपको a का a लिखना है, एज इट इज a का a लिखिएगा, इज इक्वल्स टू, अब ये सारे एलिमेंट्स को क्या मान लेंगे, x, ये सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है नहीं, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मानेंगे। यहां पर हम लोग को दूसरा तरीका है मानने का, ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है नहीं, तो x मान लिए, x के बाद क्या लिखेंगे, सच दैट, x सच दैट, तो x सच दैट, x सच दैट मींस x क्या है आपका, देखिए ये 2 4 6 8 10 क्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 10 क्या है, इवन नंबर, तो मैंने लिखूंगा यहां x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर कहां तक है, अप टू 10, अप टू 10, अप टू 10, अप टू 10, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू x such that x is even number, x is even number, x is even number less than
लेस देन और इक्वल्स टू 10 और इक्वल्स टू 10 लेस देन और इक्वल्स टू 10 x इज इवन नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 10। इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है। अब इसको मान लीजिए कि लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो a इज इक्वल्स टू x है, ये सारे को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, x सच दैट x इज वॉवेल, x इज वॉवेल, x इज वॉवेल, x इज वॉवेल। इसमें अप टू लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वॉवेल तो 5 ही होते हैं, तो वो आपके फिक्स्ड हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको आपको लिखना है a इज इक्वल्स टू x such that x is क्या है, नेचुरल नंबर है, x is नेचुरल नंबर, x is नेचुरल नंबर, x is नेचुरल नंबर अप टू 6 तक है। x is नेचुरल नंबर अप टू कहां तक है, 6 तक है। अगर अप टू आप नहीं लगाओगे तो ये फिर इनफिनिट हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि x is नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 6। अब मैं इसको लिखूंगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, a इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसमें आपको x ऐसा मानना होगा कि आपका ऊपर वाला नंबर भी आ जाए नीचे वाला भी नंबर आ जाए। तो मैं देखिए इसको कैसे लिखूंगा, देखिए ऊपर में आपका सारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ऊपर में आपका क्या है, सारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 सारा नेचुरल नंबर है। तो मैं एक x मानूंगा, x मान लिया, x को नेचुरल नंबर मानना है। अब नीचे में देखिए ऊपर में 1 है, ऊपर में 1 है तो मैंने x नेचुरल नंबर माना, मतलब x का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो नीचे में देखिए 1 + 1 है, यहाँ है, यहाँ देखिए 2 + 1 है, यहाँ क्या है 4 + 1, मतलब इसमें 1 जोड़े हैं तब यहाँ 2 आया है, इसमें भी 1 ऊपर में 2 है तो 1 जोड़े हैं तब नीचे 3 आया है, इसमें 3 था तो 1 जोड़े हैं तब नीचे में 4 आया है, इसमें 4 था तो 1 जोड़े हैं तब नीचे में 5 आया है, इसमें 5 था 1 जोड़े हैं मतलब 6 आया है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं x by x + 1, x by x + 1। देखिए x को अगर 1 मानेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, x को 2 मानेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएंगे। इस तरह से मैंने डाला सच दैट अब ये x है क्या, तो x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर अप टू कहां तक गया है, 5 तक। देखिए 5 तक गया है तो अप टू 5। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी तरह से लिखने का, कि हम लोग रोस्टर फॉर्म से किसी भी तरह का सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, इसको और भी एक तरह से लिखने का तरीका है। सेट बिल्डर मेथड को इतना हम लैंग्वेज नहीं लिख करके और भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, तो उसके लिए एक हम लोग चीज सिखाएंगे, बिलोंग्स टू सीखने के बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कराऊंगा कि किस तरह से हम लोग करना है। लेकिन अभी आपको जो एनसीईआरटी का पहला वर्कशीट है उसमें आपको मिलेंगे, तो आप इसी तरह से अभी वो इसको लिखिएगा, इसी तरह से लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आपका हो गया रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर आपको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में भी आएंगे तो आप बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में बनाना है तो x इज गिवन नंबर अप टू 10, जैसे तो आएगा, तो x नेचुरल नंबर, तो a लिख दिए, x तो x का x ही है, x क्या इवन नंबर अप टू 10 है, तो यहाँ इवन नंबर लिख दीजिए 2 4 6 8 10। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। चलिए मैं आपको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म लिखना सिखाऊंगा। पहले लिखने सीखिए कि सेट्स कैसे होते हैं। पहला वर्कशीट इसी पे होता है, राइट ऑल द सेट बिल्डर इन रोस्टर फॉर्म, write all the set builder in roster form, चलिए सेट बिल्डर में मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, a is equals to x such that x square is equals to x such that x square less than 19 where x is natural number, देखिए इसमें आपको बोला गया है कि ये एक a है, x एक ऐसा नंबर है जिसमें x स्क्वायर लेस देन 19 होना चाहिए। x स्क्वायर क्या, मैंने एक कंडीशन डाल दिया है, x स्क्वायर लेस देन 19 होना चाहिए, जिसमें x क्या नेचुरल नंबर है। तो x एक नेचुरल नंबर है, यानी कि x का नेचुरल नंबर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। देखिए एक बात याद रखिए, x एक नेचुरल नंबर बोला कि x स्क्वायर का वैल्यू आएगा, लेकिन वो 19 से क्या होंगे, कम होंगे। आप अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालिएगा तो x स्क्वायर का जो वैल्यू आएंगे वो आपका 19 से क्या होंगे, कम होंगे। तो चलिए 1 मैंने x पहला नेचुरल नंबर डाला 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये है। तो देखिए जब हम लोग 1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, चलिए 19 से कम है। 2 का स्क्वायर निकाल रहे तो 4 आ रहा है, ये भी 19 से कम है। 3 का स्क्वायर जब निकाल रहे तो 9 आ रहा है, ये भी 19 से कम है। 4 का स्क्वायर जब निकाल रहे तो 16 आ रहा है, ये भी 19 से कम है। लेकिन जब 5 का स्क्वायर निकाल रहे तो 25 आ रहा है, ये 19 से कम नहीं है। यानी कि हम लोग का जो एलिमेंट्स लिखाएगा वो यहीं तक लिखाएगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि स्क्वायर x स्क्वायर इज नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या क्या लिखाएंगे 1 4 9 और 16, 1 4 और 9 और 16 हम लोग का लिखाएंगे, 1 4 9 और 16 लिखाएंगे।
तो जैसे मान लीजिए कि ए है, a इज इक्वल टू 1, 4, 9 और 16, यही हो गए आपके नेचुरल नंबर, यही हो गए आपके नंबर। तो इस तरह से हम लोग को लिखना है। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। इस तरह से हम लोग ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए मैं एक और स्टेट बिल्डर का कंडीशन दे रहा हूं, a इज इक्वल टू सच दैट x belongs to natural number, x belongs to natural number। देखो belongs to का इसका साइन होता है belongs to, इसका साइन क्या होता है belongs to मतलब x जो है वो n मींस क्या होता है नेचुरल नंबर। तो x belongs to natural number where x जो है वो आपका 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है और 9 से छोटा है। मैंने ये कंडीशन डाल दिया। देखिए इस तरह से भी आप लोग लिखने का तरीका, इस तरह से कंडीशन रहेगा तभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं रोस्टर फॉर्म द सेट बिल्डर में इस तरह से लिखने सिखाऊंगा जब मैं बिलोंग्स टू बताऊंगा, ऐसे आपको दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में तो x तो आपका x ही है, तो x क्या है, x का कंडीशन देखिए, x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर है तो वो कहां से कहां तक है, 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है। तो 0 के इक्वल और 9 से छोटा है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहीं तक जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ इक्वल दे देता तब यहाँ 9 भी लिख देता है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं दिया हुआ है, ये लेस देन 8 है। तो इस तरह से हम लोगों को करना है कि कैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में a is equals to x such that x cube less than 1000, x cube less than 1000, x cube less than 1000 where x belongs to natural number, where x belongs to natural number। इसमें आपको ये भी लिख सकता है x is a natural number, x is a natural number मतलब x एक नेचुरल नंबर है जिसमें जब आप उस नेचुरल नंबर का क्यूब निकालिएगा तो वो 1000 से कम होना चाहिए। तो ये आपका सेम स्क्वायर जैसा ही है। चलिए तो 1 का क्यूब निकालिए, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होते हैं 8, 3 का क्यूब क्या होते हैं 27, 4 का क्यूब क्या होते हैं 64, 5 का क्यूब क्या होते हैं 125, 6 का क्यूब क्या होते हैं 216, 7 का क्यूब क्या होते हैं 343, 8 का क्यूब क्या होते हैं 512, 9 का क्यूब क्या होते हैं 729, 10 का क्यूब क्या होते हैं 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए। तो हम लोग का इसके अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ये एलिमेंट्स आएंगे 1, ये आएंगे 8, ये आएंगे 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000 नहीं आएंगे क्योंकि 1000 से कम बोला है। तो यानी कि इसका जो एलिमेंट्स होगा रोस्टर फॉर्म में क्या क्या लिखेंगे 1, 8, 27, 64, 125, 343, 512, 729 होगा, क्योंकि 1000 से कम बोला है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो हो सकता है कि आपको ये भी नंबर दे दे और आपको इस फॉर्म में लिखना हो तो आपको इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, या आप ये भी लिख सकते हो इसको अगर लिखना होगा तो देखिए यहाँ क्यूब दिख रहा है सबका, 1, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, थोड़ा पहचानना होगा, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। तो आप लिखिएगा a is equals to x such that x is a cube of natural number, x is a cube of, इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं सेट बिल्डर। मान लीजिए इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे a is equals to x such that x is a cube of natural number up to 9, cube of natural number up to 9। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो यही तरीका आपको बुक में देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको लगता है कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया होगा और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं बिलोंग्स टू साइन। जो मैं बिलोंग्स टू कर रहा हूं वो बिलोंग्स टू साइन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बिलोंग्स टू तो बिलोंग्स टू का जो साइन होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बिलोंग्स टू को। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपसे एक एलिमेंट दिया हुआ है a is equals to 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये मान लीजिए एक दे दिया नंबर 4, 5, 6, ये एक नंबर दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 6 बिलोंग्स टू a और नॉट। 6 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहला क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन बोलेगा
7 बिलोंग्स टू ए और नॉट, 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। फिर बोलेगा 3 बिलोंग्स टू ए, फिर बोलेगा 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखिए नॉट बिलोंग्स टू का साइन ऐसे होता है। अब बोल रहा है ट्रू और फॉल्स, 6 बिलोंग, देखिए 6 ए में है तो ये ट्रू होगा, ये आपका ट्रू होगा। फिर 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, देखिए 7 इसमें नहीं है तो ये भी आपका ट्रू होगा। फिर 3 बिलोंग्स टू ए, देखिए 3 भी है ए में इसलिए ट्रू होगा। 8 नॉट बिलोंग्स टू ए में 8 है नहीं तो ये भी सही होगा। अब इसी में क्वेश्चन दे दें 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, बोल रहा है कि 5 जो है वो ए में नहीं है, तो देखिए 5 जो है वो ए में है, यहां लिख दिया नॉट बिलोंग्स टू, ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, और नॉट बिलोंग्स टू का साइन इस तरह से होता है और बिलोंग्स टू का साइन इस तरह से होता है। तो इस वजह से आपका ये सेट्स जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सेट्स का क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इस वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और आपको ये समझने के बाद आपका जो एनसीईआरटी का पहला वर्कशीट है, पहला जो वर्कशीट है 1.1 वो बन जाएंगे पूरे, तो वो आप बना लीजिए। ऐसे तो मैं सारे यहाँ सॉल्व कराऊंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी एक्सरसाइज 1.1 को, या मैं अभी सिर्फ बेसिक्स अभी मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या सेट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के जो अलग सीरीज है अलग से मैं बना करके अपलोड करूंगा 1.1 1.2। अभी मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं, और ये बेसिक्स से आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कीजिए। उस बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आने वाला है, आ ही जाएगा, बहुत इजी चीज है ये चैप्टर। इसके बाद तो याद रखिएगा कि मैं ये जो एनसीईआरटी का क्लास करा रहा हूं तो इसमें आपको अभी मैं ये जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो अपलोड होंगे वो आपके बेसिक्स होंगे, मतलब सेट्स में क्या क्या पढ़ना है, और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूं। और उसके बाद मैं एक एनसीईआरटी का सीरीज, फिर एक आर एस अग्रवाल का सीरीज, फिर एक आर डी शर्मा का सीरीज लेकर के आऊंगा। आर डी शर्मा उसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आईआईटी और ये सब की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए आर डी शर्मा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो तो मैं लास्ट में करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ आईआईटी और जेईई की तैयारी नहीं कराना है, मुझे यहाँ सीबीएसई और जो भी स्टेट्स बोर्ड्स के पैटर्न है उसी से रिलेटेड सॉल्व करना है। तो आखिर में यही सारा चीज पैटर्न उसमें भी होते हैं, सारा चैप्टर उसी में होते हैं। तो जिन बच्चों को बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जिन बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा उन बच्चों का वो आगे वाला पढ़ाई समझ में नहीं आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप सबसे पहला चीज है कि एनसीईआरटी के सारे चीज को सॉल्व कर लीजिए, ए टू जेड को सॉल्व करने के बाद फिर आपको आरएस सवाल सॉल्व करने चाहिए, या आप आरएस सवाल को पहले सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी खुद पे खुद बन जाएंगे, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट से अगर आप फर्स्ट वर्कशीट बना ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आपका लाइफ आगे जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। इसका वीडियो सेकंड लेक्चर का जो वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए, मैं सारी चीज यहाँ पर कराऊंगा, और आगे चल के आईआईटी जेईई का भी लेवल को भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आर डी शर्मा से क्वेश्चंस और भी बहुत सारे बुक है उसको भी क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप यहाँ सीबीएसई पैटर्न और स्टेट बोर्ड के पैटर्न को सॉल्व कीजिए। ओके, गुड डे।